ध्यान दें, आज हम सामाजिक विज्ञान के उपविषय भूगोल के पहले अध्याय संसाधन एवं विकास के अंतर्गत भू संसाधन के विषय में अध्ययन करेंगे। भू संसाधन आप जानते हैं कि एक प्राकृतिक संसाधन है और नवीकरणीय योग्य संसाधन है, पुनः पूर्ति योग्य, अर्थात इसका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं और करते हैं। भू संसाधन एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिस पर हम अपने सारे कार्य करते हैं, सारे क्रियाकलाप, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनैतिक हो, कोई भी क्रियाकलाप हो, हमारे सारे क्रियाकलाप इस भूमंडल पर ही होते हैं। तो मानव के लिए यह संसाधन बड़ा ही महत्वपूर्ण और आधारभूत संसाधन है, क्योंकि हम मानव प्राकृतिक वनस्पतियाँ और जो भी जल, मिट्टी, चट्टानें, खनिज, जो कुछ भी है वो इसी भूमंडल पर ही है। तो भू संसाधन एक प्राकृतिक आधारभूत संसाधन है। अब इसकी बनावट की बात करें, इसकी भू आकृति की बात करें, तो यहाँ पर मैदान भी हैं, पर्वत भी हैं, पठार भी हैं और द्वीप समूह हैं, अर्थात इसकी अलग अलग भौगोलिक आकृतियां हैं। अब इनका प्रतिशत क्षेत्र अलग अलग है। आइए हम देखते हैं कि इस भू संसाधन की किस आकृति का कितना प्रतिशत क्षेत्र है। आइए हम समझते हैं। यहाँ हम एक इस भूमंडल का प्रतिरूप बना रहे हैं। इसमें हम दिखाएंगे कि कितने प्रतिशत क्षेत्र पर मैदान, कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पर्वतीय क्षेत्र और कितने प्रतिशत पठारी क्षेत्र है। तो ये जो 43% का ये जो क्षेत्र है, ये आपका मैदानी क्षेत्र है और 27% ये जो है, ये पठार है, अर्थात 27% क्षेत्र वो पठारी है। आप जानते हैं कि पठार जो है मैदान से ऊंचे और पर्वत से नीचे का भाग होता है। इसके बाद ये 43% हो गया मैदान, 27% आपका हो गया पठार और 30% ये जो है ये पर्वतीय क्षेत्र है। आप मैदानी क्षेत्र उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब आदि ये जो राज्य हैं, यहाँ पर आपको मैदानी क्षेत्र मिलेंगे, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या का बसाव पाया जाता है, अर्थात सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व इसी मैदानी क्षेत्र में मिलता है। और ये जो पठारी भाग है, ये 27% जो पठारी क्षेत्र है, ये खनिज की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण होता है।
यहाँ पर जीवाश्म ईंधन और खनिज बहुल मात्रा में पाए जाते हैं। और ये जो 30% क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र ये जो है, ये जो है आपके पूर्वोत्तर के राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये जो राज्य हैं यहाँ पर आपको पर्वतीय क्षेत्र मिलेंगे। तो ये जो क्षेत्र होता है ये पर्यटन की दृष्टि से बड़ी ही अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध कराता है। पर्यटन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ये आकर्षक क्षेत्र होता है। और इसमें ऐसी अनेक नदियां भी प्रवाहित होती हैं जिसको सदा नीरा कहते हैं, अर्थात वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदियों के लिए ये आदर्श दशाएं उपलब्ध कराता है। तो ये तो आपका हो गया पर्वतीय क्षेत्र, ये पठारी क्षेत्र और ये मैदानी क्षेत्र। तो अपनी जो भौगोलिक आकृति है उसमें मैदान है, पर्वत है, पठार हैं, उनका क्या प्रतिशत क्षेत्र है वो आप यहाँ देखें। इसके बाद आइए हम देखते हैं, यहाँ लिखा है भू संसाधन, और यहाँ आपको 2 वृत्त चित्र देखने को मिल रहा है। यहाँ देखिए लिखा है 42.26%, 18.11%, 18.11%, 4.95%। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग आंकड़े लिखे हुए हैं इन दोनों वृत्त चित्रों में। पहले ऊपर ध्यान दें, लिखा है सामान्य भू उपयोग संवर्ग 1960-61 और सामान्य भू उपयोग संवर्ग 2014-15, अर्थात इन दोनों वर्षों की ये तुलना की गई है। ये अपना जो दोनों वृत्तचित्र है ये भू उपयोग को दिखाता है कि 1960-61 में भू उपयोग का क्या प्रारूप था, 2014-15 में भू उपयोग का क्या प्रारूप था, अर्थात इस भू संसाधन के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर कौन सा कार्य होता था, अर्थात किस भूमि को किस उपयोग में लाया जा रहा है। तो आप यहां देखेंगे लिखा है 1, आप यहां ध्यान दें, लिखा है 1, और ये जो क्षेत्र है ये 18.11%, अर्थात ये जो है ये वन क्षेत्र है। कुल भू उपयोग का 18.11% उपयोग वनों के रूप में है। ये तो आपका 1960-61 का आंकड़ा है, लेकिन जब आप यही 2014-15 में देखते हैं तो ये आंकड़ा 23.33% का है, अर्थात वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज हुई है। इसके बाद आप देखें यहां लिखा है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। अब कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, इसके अंतर्गत यहां देखिए लिखा है बंजर व कृषि अयोग्य भूमि, गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग के लिए भूमि, यह है 18.11%, यह है 4.95%, अर्थात इसके अंतर्गत कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि बंजर व कृषि अयोग्य भूमि और गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग के रूप में भूमि 18.11%, 4.95%। लेकिन जब यही आंकड़ा आप 2014-15 में देख रहे हैं तो यह हो गया 5.5% और 8.7%। इसमें तो वृद्धि हुई है, ये 4.95 से 8.7% हुआ है, और यह 18.11% से 15.55 अर्थात इसमें घटोतरी दर्ज की गई है। इसके बाद आप देखेंगे यहां लिखा है परती भूमि, इसके बाद ये देखें परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि,
इसके अंतर्गत अस्थाई चारागाह व गोचर भूमि, विविध वृक्ष उपवन और कृषि योग्य बंजर भूमि, ये 3 पॉइंट हैं। इसके आंकड़े यहाँ लिखे हुए हैं, आप देखेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं 4.71% और यहाँ लिखा है 1.5% और कृषि योग्य बंजर भूमि 6.23%। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 3.3%, यहाँ पर देख रहे हैं लिखा है 1% और ये 4%। तो आप देख सकते हैं कि किस क्षेत्र में बढ़ोतरी और किस क्षेत्र में घटोतरी दर्ज हुई है। इसके बाद हेडिंग है परती भूमि। अब परती भूमि के अंतर्गत आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है पुरातन परती और यहाँ लिखा है वर्तमान परती। तो पुरातन परती क्षेत्र जो है वो 3.50% और वर्तमान परती 3.73% है। और इसमें आप देखेंगे ये जो 3.50% है 2014-15 में 3.6% हो गया है और ये 4.9% क्षेत्र हो गया है। अर्थात इन दोनों क्षेत्रों में आप देखेंगे वृद्धि दर्ज की गई है। पुरातन परती, वर्तमान परती। वर्तमान परती क्या होता है? जिसमें 1 वर्ष के अंतर्गत कृषि कार्य न किया गया हो, उसे वर्तमान परती कहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे ये जो बड़ा क्षेत्र है 42.26% और 2014-15 में 45.5%। ये जो है ये शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, जिसको बोलते हैं निवल। निवल मतलब अंग्रेजी में नेट। तो 1960-61 में शुद्ध बोया गया निवल क्षेत्र 42.26% था, लेकिन इसमें थोड़ी सी वृद्धि हुई। यह क्षेत्र 2014-15 में 45.5% हो गया। अर्थात शुद्ध बोए गए क्षेत्र अर्थात निवल क्षेत्र में थोड़ी सी वृद्धि दर्ज हुई है। तो आपने इन दोनों वृत्त चित्रों में ये देखा कि हमारा जो पूरा भू संसाधन है, हमारा जो भूमंडल है, उसमें किस भूमि का किस रूप में कहाँ कैसे प्रयोग हो रहा है, वो ये वृत्त चित्र दिखा रहा है। इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। इसके आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।